फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 36। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि देव और काव्या की शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद पंडित जी निकाल देते हैं, पर देव काव्या से कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। अब आगे फिर सीता जी सरिता जी से अपने घर जाने की इजाजत लेकर जाने लगती हैं। अपने बेटे से मिले बिना ही जा रही हैं ताई माँ। देव पीछे से आते हुए सीता जी को आवाज लगाकर रोकते हुए कहता है। देव की आवाज सुनकर काव्या बिना उसकी तरफ देखे अपने आंसू पोंछ लेती है, पर देव की नजर से आज तक काव्या के आंसू छुप पाए थे जो आज छुप पाते। देव सीता जी के पैर छूकर कहता है, क्या ताई माँ आप मुझसे मिले बिना ही जा रही थी? खुश रहिए बेटा, और ऐसी बात नहीं है। हमको लगा आप आराम कर रहे हैं, इसीलिए आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे, पर अब तो आपसे मिल लिए हैं। अपना और काव्या का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप भी हमें जाने की इजाज़त दीजिए। हाँ देव, अब हमको भी निकलना होगा। आधे घंटे बाद हमारी भी फ्लाइट है, तो चलते हैं। अब दोबारा उत्तराखंड में मिलेंगे। मोहित देव को गले लगाते हुए कहता है, तुझे तो चाहकर भी नहीं रोक सकता। इतने शॉर्ट नोटिस पर तू सब कुछ छोड़कर चला आया, उसके लिए थैंक यू यार। अगर तू ना होता तो ये सब भी ना हो पाता। थैंक यू सो मच यार। मोहित गुस्से से काव्या को देखते हुए कहता है, काव्या समझा ले अपने होने वाले पति को। अगर एक बार और थैंक यू बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन है और ये मार खाएगा मेरे से। इतना कहकर मोहित हंसने लगता है तो बाकी सबको भी हंसी आ जाती है। क्या यार देव, थैंक यू बोलकर पराया करना चाहता है क्या? और ये सिर्फ तेरी काव्या ही नहीं बल्कि मेरी कली भी है। तो अगर दोबारा थैंक यू बोला ना तो देख लेना फिर। अच्छा अब चलते हैं, ध्यान रखना दोस्त, अपना भी और मेरी कली का भी। फिर मोहित काव्या को गले लगाते हुए कहता है, चलता हूँ अभी, अपनी कली की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। काव्या मोहित की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती है। फिर पूजा भी काव्या को गले लगाकर बाय बोलती है और अभी को भी बिल्कुल शरारत नहीं करने को कहती है। मोहित और पूजा गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और फिर सीता जी भी मोहन के साथ अपने घर के लिए निकल जाती हैं। काव्या अपनी नम आंखों से उन दोनों गाड़ियों को जाते हुए देख रही थी। सब लोग अंदर जाने लगते हैं। अभी भी दादू के साथ अंदर चला जाता है, पर काव्या अभी भी वैसे ही खड़ी थी। देव एक बार काव्या को देखता है पर फिर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। काव्या को जब सरिता जी अंदर आने के लिए आवाज लगाती हैं, तब काव्या की तंद्रा टूटती है और वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, तो काव्या भी अंदर चली जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। फिर सरिता जी सबको नाश्ता परोस रही थी, पर देव वहाँ नहीं था, तो काव्या देव के लिए नाश्ता लेकर ऊपर उसके रूम में ही चली जाती है। देव अपनी किसी फाइल में उलझा हुआ था। काव्या उसके सामने टेबल पर ट्रे रखते हुए कहती है, देव ये फाइल बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। माँ कह रही थी कि आपने कल से कुछ नहीं खाया, तो प्लीज आप पहले नाश्ता कर लीजिए। देव एक बार अपनी फाइल से नजरें उठाकर काव्या को देखता है, फिर दोबारा से फाइल पर नजरें गड़ा लेता है, जैसे उसने काव्या की बात सुनी ही ना हो। पर जब देव उसकी बात को अनसुना कर देता है तो काव्या थोड़ा जोर से बोलती है, देव मैं आपसे बात कर रही हूँ, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर इस फाइल को पढ़ लीजिएगा। हाँ तुम रख दो, मैं खा लूंगा, देव अपनी फाइल में देखते हुए ही कहता है। तो काव्या देव के हाथ से उसकी फाइल छीनकर उसको टेबल पर रखते हुए कहती है, नहीं, पहले आप नाश्ता करेंगे, फिर जितना काम करना है आप करते रहना। एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या? बोला ना रख दो, खा लूंगा, या फिर जिद करने का शौक है तुमको, या कसम खा रखी है तुमने कि जो देव कहेगा उसको मानना ही नहीं है? देव काव्या पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। देव का यूं चिल्लाना काव्या की आंखें नम कर देता है और काव्या सहम जाती है। वो टेबल से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। सॉरी, अपने भराए गले से काव्या सिर्फ इतना ही बोल पाती है और वहाँ से चली जाती है। देव गुस्से से अपने हाथ सोफे पर मारता है और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। काफी देर हो गई थी। देव ने ना काव्या को देखा था और ना ही काव्या की आवाज सुनी थी, तो देव काव्या को देखने उसके रूम में चला जाता है, पर काव्या वहाँ नहीं थी। काव्या को अपने कमरे में ना पाकर देव उसको देखने सरिता जी के कमरे में जाता है, पर काव्या वहाँ पर भी नहीं थी। देव नीचे आ जाता है तो वहाँ सिर्फ दादू और अभी खेल रहे थे और काव्या वहाँ भी नहीं थी।
काव्या को कहीं भी ना पाकर देव बेचैन हो जाता है। देव जल्दी किचन में सरिता जी के पास चला जाता है। माँ, काव्या कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। सरिता जी देव को हैरानी से देखते हुए कहती है, तू कब से बातें भूलने लग गया देव? तूने ही तो काव्या को विक्की के साथ उसके घर भेजा है। मतलब तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? जब काव्या तेरा नाश्ता लेकर तेरे पास आई थी तो तूने ही तो उसको विक्की के साथ उसके घर जाने के लिए कहा था। उसको कुछ सामान लाना था वहां से, तुझको ही तो कुछ काम था, इसीलिए तूने ही तो उसे विक्की के साथ जाने को कहा था। और जब तूने हाँ कह दिया तो मैंने भी उसको भेज दिया। और काव्या को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया है, शायद आते भी होंगे वो दोनों। अपनी ही बात कहकर भूलने की बीमारी तुझे कब से हो गई? सरिता जी हंसते हुए कहती हैं और फिर अपने काम में लग जाती हैं। देव भी बिना कुछ कहे हॉल में जाकर बैठ जाता है। आधे घंटे बाद काव्या विक्की के साथ अपने हाथ में कुछ सामान लिए अंदर आ रही थी कि उसकी नजर सामने बैठे देव पर पड़ती है। काव्या अपना सामान वहीं रख देती है और किचन में सरिता जी के पास चली जाती है और विक्की आकर देव के पास बैठ जाता है। भाई, आपको पता है आज आपने भाभी के साथ ना जाकर बहुत कुछ मिस कर दिया। भाभी ने मुझे अपने बचपन का इतने सारा सामान दिखाया और मैंने भाभी के बचपन के सारे फोटोज देखी। भाभी अपने बचपन में इतनी क्यूट थी ना भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। विक्की देव से बोले जा रहा था पर देव की नजरें तो बस काव्या पर थी। पर काव्या ने एक बार भी देव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। शाम हो गई थी। महेश जी भी ऑफिस से घर आ गए थे। सरिता जी ने भी सबके लिए खाना लगा दिया था और काव्या सबको खाना परोस रही थी। काव्या देव को भी खाना परोसती है पर देव की तरफ एक बार भी नहीं देखती। देव भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खाना खाने लगता है। महेश जी काव्या को भी खाना खाने को कहते हैं पर काव्या ये कहकर मना कर देती है कि वो माँ के साथ खाना खाएगी। सबका खाना हो गया था। देव भी खाना खाकर बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चला जाता है। देव का काव्या से बात न करना काव्या को बहुत खल रहा था। काव्या और सरिता जी भी खाना खा लेते हैं। सरिता जी काव्या को आराम करने के लिए बोलकर खुद भी अपने कमरे में चली जाती है पर काव्या का अपने कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। काव्या को देव की नाराजगी समझ नहीं आ रही थी। काव्या एक बार देव से बात करने के बारे में सोचती है पर फिर उसको सुबह का देव का गुस्सा याद आ जाता है। पर फिर भी काव्या हिम्मत करके देव के कमरे में चली जाती है। देव अपने बिस्तर पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। काव्या को डर तो लग रहा था पर अब वो देव की नाराजगी की वजह जाने बिना रह भी नहीं पा रही थी। काव्या अपने जोर जोर से धड़कते दिल को संभालते हुए देव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। देव एक नजर काव्या को देखता है और फिर अपनी बुक्स पढ़ने लग जाता है। देव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल बात करेंगे काव्या, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। देव बुक पढ़ते हुए ही कहता है, पर मुझे अभी आपसे बात करनी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं देव? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलिए ना देव, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, पर प्लीज मुझसे बोलना बंद मत कीजिए। देव प्लीज। काव्या की बात सुनकर देव गुस्से से अपनी बुक बंद करता है और काव्या के सामने खड़े होते हुए कहता है, अच्छा एक बात बताओ काव्या, अगर कोई अपना किया हुआ वादा तोड़े तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई जानकर अपनी जिंदगी खतरे में डाले जो किसी और की भी जान है तो उसको क्या करना चाहिए? तुम मुझे मेरे इन 2 सवालों के जवाब दे दो, फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। काव्या कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अब समझ गई थी कि देव किस बात से उससे गुस्सा है और देव का गुस्सा होना जायज भी था। काव्या की आंखों में आंसू थे। काव्या देव के थोड़ा करीब आकर कहती है, वही करना चाहिए देव जो आप कर रही हैं। उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जो किया है वो उसके लिए सजा के ही लायक है। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगती है तो देव उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुमने कहा ना उसको सजा मिलनी चाहिए, तो बिना सजा भुगते कहाँ जा रही हो? फिर देव काव्या का हाथ अपने दिल पर रखता है जो बहुत जोर से धड़क रहा था। सुनो इसे, उस दिन भी ऐसे ही धड़क रहा था जब तुमने उस रतन सिंह की गन अपने माथे पर रखी थी। क्या जरूरत थी तुमको ऐसा करने की? हाँ, क्या जरूरत थी? वादा किया था ना तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ हो, तो क्यों किया ऐसा? फिर क्यों खुद उस गन के सामने खड़ी हो गई? अगर वो गन चल जाती तो पता है ना क्या हो सकता था? जान चली जाती तुम्हारी, तुमको खो देता मैं। और तुमको किसने हक दिया कि तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ? सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है इस जिंदगी पर। तुमने सोचा है एक बार भी मेरे बारे में? अगर वो गोली चल जाती तो मेरा क्या होता?
पिछले 7 सालों में रोज तिल तिल कर मरा हूँ मैं। सब थे मेरे साथ, पर फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई जान निकाल कर ले गया हो मेरी। देव गुस्से से कांपते हुए कहता है। देव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। काव्या देव के गले लग जाती है और रोते हुए ही कहती है, सॉरी देव, मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कितना कुछ कह रहा था माँ पापा के लिए, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे माफ कर दो देव, प्लीज। आप खुद को इस तरह तकलीफ मत दो। आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है देव, बस आप खुद को तकलीफ मत दो। देव भी काव्या को कसकर गले लगा लेता है और अपने बहते आंसुओं को रोकते हुए कहता है, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा काव्या? अगर तुमको कल कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे लिए तुमको उस हालत में देखना कितना मुश्किल था, तुम जानती भी हो। अगर आज के बाद ऐसी कोई बेवकूफी करने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और सजा तो तुमको मिलेगी, जिंदगी भर जेल की सजा। अब तुमको 1 मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, वरना फिर पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठोगी। और अगर दोबारा मेरी रानी साहिबा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। और बहुत सख्त डीएम कहते हैं मुझको सब, तो केस वापस लेने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, समझी? देव काव्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, जी डीएम साहब। और कुछ? मैं तो कब से आपकी जेल में गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। काव्या देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है। तो देव भी काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। बस 15 दिन, फिर मेरी रानी साहिबा सिर्फ मेरी होंगी। काव्या देव को हैरानी से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता ये? आप तो वहाँ तब थे भी नहीं। तो तुमको क्या लगा मैं वहाँ नहीं था तो मुझ तक ये खबर पहुँचेगी नहीं? तो फिर आप तक ये खबर भी पहुँच गई कि अभी आपको 15 दिन और ये जुदाई सहनी होगी, क्योंकि मैं कल आपके साथ नहीं जा रही हूँ। क्या? पर क्यों? देव चौंकते हुए कहता है, क्योंकि ये माँ का आदेश है। और प्लीज आप मना नहीं करेंगे देव, प्लीज। मैं भी कुछ दिन माँ और बाकी सबके साथ रहना चाहती हूँ। फिर शादी के बाद पता नहीं कब ये मौका मिले, फिर तो मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है। प्लीज देव, ये 15 दिन मुझे माँ और बाकी सबके साथ रहने दीजिए, प्लीज। ओके ठीक है, तुम रह लो इन 15 दिन माँ और पापा के साथ, मगर फिर उसके बाद मैं 1 दिन भी तुमको खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। और तब तो इस प्लीज का भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रानी साहिबा। देव काव्या को गले लगाते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। काव्या खुश होते हुए कहती है। अगले दिन देव को सुबह एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना था, तो काव्या देव के लिए चाय लेकर आती है, पर देव अभी भी सो रहा था। देव को सोता देख काव्या को एक शरारत सूझती है। वो देव के करीब जाकर देव के गाल पर किस कर देती है, तो देव चौंक कर उठ जाता है। तो काव्या देव को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे, हमारे डीएम साहब डरते भी हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लोगों को डराते ही हैं। काव्या हंसते हुए कहती है। आज देव बहुत दिनों बाद काव्या को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहा था। देव तो काव्या की हंसी में ही खो गया था। तो काव्या हंसते हुए देव के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, क्या हुआ? कहाँ खो गए मिस्टर देव मल्होत्रा? डर गए क्या? देव, और डर? रुको, अभी बताता हूँ तुमको। देव अपने बेड से उठकर काव्या को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, पर काव्या भाग जाती है। दोनों पूरे कमरे में बच्चों की तरह एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे थे, पर आखिर में देव काव्या को पकड़ लेता है और काव्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। दोनों के दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। देव आज फिर काव्या की आंखों में खो गया था। देव काव्या के माथे को चूमते हुए काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बस ऐसे ही हंसते रहा कीजिए रानी साहिबा, आप हंसते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। अच्छा जी। फिर काव्या देव को हल्का सा धक्का देती है और हंसते हुए वहां से भागते हुए कहती है, ये हंसी सिर्फ आपके लिए है देव, और चाय पीकर जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना डीएम साहब लेट हो जाएंगे। इतना कहकर काव्या वहां से भाग जाती है, पर देव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट छोड़ जाती है। देव भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाता है, तो सरिता जी काव्या को देव को चाय देने के लिए कहती हैं। तो देव काव्या को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ, काव्या से कहना मुझे बिल्कुल वही वाली चाय चाहिए जैसी वो सुबह बनाकर लाई थी। कुछ अलग से ही चाय थी वो। ये सुनते ही काव्या शर्म से लाल हो जाती है और देव को घूरने लगती है। काव्या को इस तरह देखकर देव को हंसी आ जाती है।
काव्या देव को चाय लाकर देती है तो देव उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर एक घूंट पीते हुए कहता है, क्या काव्या, सुबह जैसी नहीं है ये चाय, सुबह वाली कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। फिर दोबारा दूसरा घूंट पीते हुए कहता है, मजा नहीं आया इस चाय में, सुबह वाली की तो बात ही कुछ और थी। देव जानकर काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चाय चाय बाद में कर लेना, पहले घड़ी देख लो आप, वरना फ्लाइट निकल गई ना तो फिर चाय चाय करते रहना। काव्या चिढ़ते हुए कहती है तो देव और सरिता जी हंसने लगती हैं। फिर देव सरिता जी के पैर छूते हुए कहता है, देख लो माँ आपकी बहू को, अभी से मुझे यहाँ से भगा रही है। अच्छा माँ चलता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। फिर देव महेश जी दादू से भी आशीर्वाद लेता है और विक्की को गले लगाते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना और अपनी भाभी का भी। सरिता जी काव्या को देव को बाहर तक छोड़कर आने के लिए कहती हैं तो काव्या देव को छोड़ने बाहर आ जाती है, पर काव्या अभी भी गुस्सा थी। तो देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, लगता है मेरी रानी साहिबा मुझसे नाराज है, अच्छा सॉरी। फिर देव काव्या के कान के पास आकर धीरे से कहता है, वैसे सुबह वाली चाय सच में बहुत अच्छी थी, शादी के बाद मुझे यही वाली चाय रोज चाहिए। ये सुनकर काव्या हंसने लगती है तो देव काव्या का माथा चूमते हुए कहता है, अपना और बाकी सबका ध्यान रखना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं, समझी। देव अपना सिर काव्या के सिर से जोड़ते हुए कहता है तो काव्या भी हाँ में सिर हिला देती है। देव का मन तो नहीं था काव्या को छोड़कर जाने का, पर देव का जाना जरूरी था। देव गाड़ी में बैठकर निकल जाता है, पर काव्या अभी भी वहीं खड़ी देव की जाती हुई गाड़ी को देख रही थी, पर अभी तक हंसती आंखें अब नम थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 37 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।